JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी नज़र डालते हैं अपने पुराने जो टॉपिक है उस पर। हम पहले पढ़ चुके थे संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। संस्थागत यानी संगठन, संस्था से संबंधित संस्था के बारे में, विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि। नियोजन पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। यानी जो हम भविष्य में कोई कार्य करना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य के लक्ष्य होते हैं किसी भी संस्था के, उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए एक योजना का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं, यानी प्लानिंग कहते हैं। और फिर क्या है आपका प्रबंधन। प्रबंधन यानी किसी भी संस्था में मानवीय संसाधन और जो वहाँ के भौतिक संसाधन है, उन दोनों संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। यानी कि जो हमारे पास संसाधन है किसी भी संस्था के, किसी विद्यालय के, मानवीय संसाधन, अध्यापक और वहाँ के जो बाकी जो मानवीय सदस्य हैं, जो भी प्रिंसिपल, चपरासी इत्यादि, उन संसाधनों का, और जो भौतिक संसाधन आपकी बिल्डिंग, आपके पुस्तकालय, किताबें इत्यादि, तो उनका अधिकतम उपयोग करते हुए एक योजना के तहत हम जो है उस जो संस्था की लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो है एक मिला जुला प्रयास करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रबंधन। प्रबंधन के जो कुछ निर्धारित तत्व हैं वो है नंबर 1 आपका नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, और निर्देशन यानी डायरेक्शन, और नियंत्रण आपको मतलब कंट्रोलिंग। ये हम विस्तृत रूप से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में अपना विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन से क्या आशय है? विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना क्या है? प्रबंधन है। यानी जो है ये हम पहले पढ़ चुके थे, जो भी मानवीय या भौतिक स्रोत हैं हमारे पास, उनका जो है एक समन्वय करना, उनका जो एक संतुलन स्थापित करना एक योजना के तहत, वो क्या है? प्रबंधन है। जिससे कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, जो हमारे विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर सकें। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या होते हैं वो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन का विस्तार तथा कार्य क्षेत्र, जहाँ शिक्षण अधिगम का संपादन किया जाता है। शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली प्रत्येक क्रिया विद्यालय प्रबंधन का अंग होती है। यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन के जो भी जहाँ भी शिक्षण कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो भी मतलब कि विद्यालय की जो भी क्रियाएं, वो सारे क्या हैं? विद्यालय प्रबंधन के अंग हैं। इस प्रकार की प्रत्येक क्रिया का संचालन विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उपकरणों, पुस्तकों, मानव शक्ति तथा आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। यानी कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में क्या आता है? आपका जो विद्यालय का पुस्तकालय है, विद्यालय के जो भी मानव शक्ति हैं, विद्यालय के जो आर्थिक स्रोत हैं, विद्यालय के सांस्कृतिक और शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, उन सबका जो है प्रबंधन करना, उनकी पूर्ति करना जो है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। अब विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों को हम जो है जब अध्ययन करेंगे तो 4 घटकों के अनुसार हम बांट सकते हैं। यानी इनका जो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों को हम 4 घटकों के अनुसार बांट सकते हैं। हमारा पहला जो अध्ययन क्षेत्र है, पहला घटक जो क्या है हमारा? विकास का लक्ष्य, यानी शिक्षा के विकास का लक्ष्य पहला घटक हुआ। तो इसके बारे में समझते हैं। विद्यालय प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। समाज विद्यालय प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान कराता है, परंतु समाज की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं जिससे विकास का लक्ष्य कहते हैं। यानी कि कोई भी समाज किसी भी संस्था को, किसी भी विद्यालय को जो है मानवीय और जो है कि वहाँ के जो है भौतिक स्रोतों का जो सुविधा उपलब्ध कराता है, वो किस लिए कराता है? क्योंकि समाज को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ लक्ष्य होते हैं समाज के। और समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यानी समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता रहता है। तो उसके जो लक्ष्य भी हैं जो हैं और उसकी जो अपेक्षाएं हैं वे भी बदलती रहती हैं। तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन अपेक्षाओं की भी पूर्ति करनी होती है। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली में सतत नियोजन व्यवस्था तथा आकलन प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे शिक्षा के समुचित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यानी
किसी भी शिक्षा के उद्देश्य जो है वहाँ के समाज की आवश्यकताओं को, वहाँ के समाज के जो मनुष्य उनके लक्ष्यों को, उनकी सुविधाओं को देखते हुए उन उद्देश्यों को बनाया जाता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना जो है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विद्यालय प्रबंधन जो है विद्यालय प्रबंधन की प्रणाली का सतत नियोजन करता है, यानी सतत का मतलब लगातार उनका जो है प्लानिंग करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है और उनको आकलन करता है, यानी उनको जो है बार बार जांचता है, चेक करते हैं कि समय समय पर कि हमारी समस्त क्रियाएं सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारा सारा नियोजन सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसमें सतत नियोजन और व्यवस्था का आकलन करना भी जो है विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र है। अगला जो हमारा घटक आता है वह है नियोजन के कार्यक्रम। जो हमारी प्लानिंग के कार्यक्रम होते हैं उसमें क्या होता है देखते हैं। नियोजन का अर्थ होता है कार्यों के संपादन का प्रारूप विकसित करना। विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बना लेना, यानी कि आपको नियोजन बार बार हर कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो उसको पूरा करने के लिए एक योजना बनाते हैं। एक सुनिश्चित योजना को ही हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। जो पहले से हम भविष्य के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, व्यवस्थित योजनाएं जो होती हैं उन्हें नियोजन कहते हैं। तो अब क्या हो गया, विद्यालय का आरंभ करने से पूर्व जब हम विद्यालय शुरू करेंगे तो उससे पहले ही हम जो हमारे जो उद्देश्य हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिसे नियोजन कहते हैं। इसमें निर्णय लेने होते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाए, यानी कौन से पाठ्यक्रम की हमारी ज़रूरत है, हमारे राष्ट्र को, हमारे जो समाज है या जो हमारी आज की आवश्यकताएं हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम किस प्रकार के होने चाहिए। उनके लिए आवश्यक उपकरण, मतलब उन जो पाठ्यक्रम चलाने के लिए हमें क्या क्या उपकरण चाहिए, पुस्तकों की, शिक्षकों की तथा अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने होंगे। यानी कि जो हम पाठ्यक्रम चलाने जा रहे हैं, जो हम नए नए उपकरण ला रहे हैं, पुस्तकें, शिक्षकों तथा जो भी हमारे आर्थिक स्रोत हैं, सबका जो है एक कार्यक्रम की जो है हमें योजना बनानी होती है, एक नियोजन करना पड़ता है उस सारे कार्यक्रम का कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमें उपलब्ध करनी है, किस मात्रा में लानी है, किस तरीके की लानी है। इसके अतिरिक्त नियोजन द्वारा अन्य विकल्पों का भी आकलन करना होता है। नियोजन में उत्तम विकल्प का चयन अपने संसाधनों के अनुरूप करना होता है, यानी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जो हमारी भौतिक और मानवीय और जो भी हमारे पास वहाँ पर संसाधन है, जो संसाधन हम पहले पढ़ चुके हैं विस्तृत रूप से, तो जो संसाधन हैं उपलब्ध उन्हीं में से हमें चयन करके एक अच्छी योजना, एक व्यवस्थित योजना बनानी है। इसके बाद ही प्रबंधन का कार्य आरंभ किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। जो भी मतलब वहाँ के जो किसी विद्यालय के जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनका प्रतिपादन जो है प्रबंधन समिति जो होती है विद्यालय की वो करती है। प्रबंधन समिति में हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या होता है पिछली कक्षाओं में, वो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगला आपका है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। जो इसका अगला जो क्षेत्र है विद्यालय प्रबंधन का, वह है कार्यक्रम जो होते हैं उनकी व्यवस्था करना। शिक्षा व्यवस्था एक मुख्य समस्या रही है। शिक्षा तंत्र का संचालन तथा नियंत्रण करना एक अहम समस्या है। इसीलिए भी है कि इस पर राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होने लगा है। यानी किसी भी शिक्षा व्यवस्था में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्था में जो है राजनीतिक दबाव होता है, प्रशासनिक हस्तक्षेप होता है। जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी राज्य सरकार, जो हमारे लोकल की राजनीति है या हमारी केंद्र की, राज्य की राजनीति है, उनका बहुत हस्तक्षेप होता है। तो जिसके कारण किसी भी संस्था के कार्यक्रम को चलाने के लिए उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है बहुत जो है समस्याएं आती हैं और हमें बहुत सारी जो वहाँ का प्रबंधन समिति है उन्हें बहुत सारी चुनौतियाँ जो है सामना करना पड़ता है। विद्यालय व्यवस्था का अर्थ होता है कि नियोजन के अंतर्गत जिस प्रारूप को विकसित किया जाता है उसका वास्तविक रूप में क्रियान्वयन किया जाए, परंतु व्यवस्था स्तर पर इसका प्रारूप बिल्कुल बदल जाता है। जो हम मतलब कि जो हम व्यवस्था बनाते हैं, जो हम योजनाएं लाते हैं, जो भी कार्यक्रमों की हमने व्यवस्था बनाई है, उन्हें जब हम बनाते हैं तो वो सैद्धांतिक रूप में और कुछ होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम फील्ड में उतारते हैं, यानी जो ज़मीनी हकीकत पर जो आकर उनकी व्यवस्था में जो है उनके जो प्रारूप में बिल्कुल बदलाव आ जाता है, लेकिन चेंजिंग आ जाती है, जिसके लिए जो है एक बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है किसी प्रबंधन समिति के सामने। विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि उसे समय के अनुरूप बदलता रहना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हर समय जो है हमारी जो समस्याएं, हमारी मांगें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं वो चेंज होती रहती हैं, तो हमें अपनी जो है व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। यानी कि जो हमें भविष्य में आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख के हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे कि आज हमें
आज हमारे पाठ्यक्रम में कंप्यूटर सम्मिलित किया गया है, इंग्लिश सम्मिलित की गई है, मैथ सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है कि आने वाले समय में जो भी डीएलएड हैं या जो भी आपके बीएड के जो भी आप जो अध्यापक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर शिक्षा देना इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि आजकल जो है आने वाले समय में सब कुछ जो है ऑनलाइन होगा। और जो भी इस आईसीटी के क्षेत्र को नहीं जानेगा, अगर ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो भविष्य में आकर हमारे शिक्षकों को बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आधुनिक तकनीकी अधिनियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कार्यों के संपादन में समन्वय भी होना चाहिए। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, जिनको कार्यों को हम लागू कर रहे हैं, उन कार्यों में जो है एक समन्वय तालमेल होना चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम मतलब अलग थलग नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर का कोई कार्यक्रम चला रहे हैं तो उसका शिक्षा में मतलब कि बच्चों को यही ना होता हो कि इसका हम क्या महत्व है क्या नहीं है। तो इन सब का जो है हमारा जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनकी व्यवस्था इस तरीके से हमें बनानी चाहिए कि एक दूसरे से उनका तालमेल बना रहे। विद्यालय व्यवस्था को एक इकाई के रूप में क्रियाशील होना चाहिए। मान लीजिए एक विद्यालय है, उसमें कई सारे आपके बहुत सारे विभाग हैं। मान लीजिए कंप्यूटर हुआ या आपका मैथ सेक्शन हुआ या आप तो जो आपकी कई आपका खेल हुआ, स्पोर्ट हुआ, तो इन सारी इकाइयों को मतलब सारी चीज़ों को जोड़कर एक इकाई बना लेना चाहिए। मतलब एक संस्था को एक इकाई में, जैसे कि एक माला होती है, इसमें बहुत सारे मोती होते हैं, उन्हें प्रो का एक माला बनाई जाती है। इसी प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाओं को एकत्र करके एक इकाई के रूप में हमें विद्यालय बनाना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अब जो प्रबंधन है उसका भी हमें समय समय पर आकलन करना चाहिए और हमें जो ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये प्रबंधन समिति सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या इसमें क्या कमियां चल रही हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्य की दृष्टि से किया जाना चाहिए। जो हमने उद्देश्य बनाए हैं संस्था के, किसी भी उन उद्देश्यों की हमें कितनी प्राप्ति हो रही है। हमारे बच्चे जो हमने जिस लिए हमने ये विद्यालय संस्थाएं चलाई थी, हमने अपने बच्चों के लिए कि उनको हम सिखाना चाह रहे थे वो बच्चे वो सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, या उस संस्था के वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए। तो इसको दृष्टि में रखते हुए हमें जो है एक विद्यालय प्रबंधन के जो प्रभावशीलता का आकलन करना चाहिए। विद्यालय का आकलन छात्रों की उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए कि बालकों को हम देखा कि बालकों का रिजल्ट अच्छा आ गया, चलो भाई छोड़ दीजिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ उनके रिजल्ट से, उनके पास फेल से सिर्फ वहाँ तक ही हमें जो है ये हमें आकलन को सीमित नहीं रखना। यद्यपि यही मानदंड जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। विद्यालयों का स्तर छात्रों की उपलब्धियों परीक्षण परिणामों से निर्धारित किया। मतलब बच्चे पास हो गए, बच्चों की उपलब्धि मतलब बच्चे जो पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारा विद्यालय अच्छा काम कर रहा है, हमारा विद्यालय प्रबंधन सही से काम कर रहा है। लेकिन ये गलत है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया गया है उन सभी का आकलन करने पर ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार की जो है किया जा सकता है। मतलब कि हमने जो प्रबंधन में जो समुचित जो विकास करना है, सुधार करना है, तो उनके लिए जो है हमें सभी पहलुओं का आकलन करना होगा। विद्यालय प्रबंधन के आकलन के लिए समितियों का गठन किया जाना चाहिए। यानी हमें अलग अलग समिति बनानी चाहिए अलग अलग कार्यों के लिए, जिसमें से कुछ प्रमुख समिति ये होनी चाहिए। इस शिक्षक एक परिषद यानी शिक्षक परिषद की एक समिति होनी चाहिए। छात्र परिषद छात्रों की समस्याओं के लिए, शिक्षकों की समस्याओं के लिए। शिक्षक समिति एक शिक्षक समिति होनी चाहिए। विशिष्ट समिति एक विशिष्ट मतलब किसी विशिष्ट जो हमारे कार्य हैं उनके देखने भालने के लिए एक विशिष्ट समिति होनी चाहिए। सामाजिक यानी जो समाज की ज़रूरतें, समाज सेवा के संबंधित समिति, इस तरीके का जो कि हमारी संस्था जो हो समाज सेवा कर रहे हैं, कोई समाज के लिए कार्य करें, उस तरीके की समिति हो जिस पर व्यावहारिक यानी मानदंड जो दरअसल जो ज़मीनी जो है जो हमें क्या क्राइटेरिया रखने चाहिए अपनी जो प्रबंधन मतलब हमारी संस्था है उसके लिए। तो प्रबंधन समिति का आकलन के लिए इन सब समितियों को गठन करके इनको उन पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, या हमारी समाज की या हमारी जो व्यावहारिक जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं या उनमें क्या सुधार करना चाहिए, उन सब चीज़ों का हमें समय समय पर आकलन करने के लिए इन समितियों का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य देखते हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कई बार। तो इनको आप विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के रूप में भी समझ सकते हैं, कार्य के रूप में भी। विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या है ये क्वेश्चन आता है, तब भी आप ये इनका डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कार्य आते हैं जब भी आप इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य में विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। यानी सबसे पहला कार्य क्या होता है विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का,
जो विद्यालय के उद्देश्य हैं उन या जो विद्यालय के एम्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनका जो है निर्माण करना होता है। शिक्षक वर्ग के कार्यों में समन्वय, जो शिक्षक हैं हमारी संस्था के, उनके कार्यों को में सही से तालमेल बैठाना। विद्यार्थियों का वर्गीकरण समूहीकरण करना, जो विद्यार्थी मतलब बुद्धि के आधार पर या किसी भी अपनी विशिष्टता के आधार पर जिस प्रकार अलग अलग होते हैं, हर किसी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उनकी बुद्धि में, उनके जो है ज्ञान में, तो उसी हिसाब से उनके वर्गों का निर्माण करना चाहिए। उनका वर्गों का निर्माण करने के बाद जो है उनका जो है एक समूह बनाना चाहिए। हमें समूह बनाना, वर्गीकरण करना जो है विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत आता है। पाठ्य सामूहिक कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन, यानी जो पाठ से संबंधित, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम से, हमारे सिलेबस से संबंधित कार्यक्रम है, उनका क्रमिक रूप से हमें जो है संगठन करना चाहिए। पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी एक प्लानिंग बनानी चाहिए कि हमें किस समय कौन सा क्या पढ़ाना है, किस टीचर को क्या कितने घंटे पढ़ाना है, या ये हमें पाठ्यक्रम कब से कब तक पढ़ाना है, ये कब तक हमें इसको किस अवधि तक हिस्से हमें समाप्त कराना है, और उसका कार्य विभाजन करने की कौन मतलब कौन अध्यापक कितना जो है पाठ्यक्रम का कौन सा कार्य करेगा। विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्वच्छता। प्रबंधन समिति के क्षेत्र में ये भी आता है कि वहाँ का भवन एवं उपकरण और प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का और स्वच्छता का भी ध्यान जो है विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का ही एक जो है कार्य है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ये भी एक विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का कार्य है। वहाँ की अनुशासन व्यवस्था का जो ध्यान रखने का कार्य है वो विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का है के अंतर्गत आता है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रम का गठन करना, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अलग अलग कार्यक्रमों का गठन करना चाहिए। समय समय पर जो है स्वास्थ्य शिक्षा के से संबंधित कार्यक्रम का संस्था में एक जो है कार्यक्रम करवाने चाहिए। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, जो विद्यालय में कार्यालय है उनकी सही से देखभाल, वहाँ के कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या वहाँ के कार्यालय में किस चीज़ की कमी है, वहाँ पर फैकल्टी की कितनी आवश्यकता है, या कोई किसी को असुविधा तो नहीं है छात्र को या किसी भी कर्मचारी को, ये भी विद्यालय प्रबंधन क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत आता है। विद्यालय का बजट बनाना, यानी विद्यालय का जो बजट है कि शिक्षकों की सैलरी या किस मद से कितना पैसा आया कितना गया, इस तरीके के जो जितना भी बजटिंग का काम है वो सब का विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गृह विद्यालय एवं समाज के कार्यों में समन्वय करना, मतलब अपने जो हमारे बच्चे का घर है, हमारा विद्यालय है और हमारा समाज है, तो ये समाज की ही दोनों जो है संस्थाएं हैं। परिवार या घर भी एक जो है समाज की संस्था होती है, विद्यालय भी, और उनके जो हमारा जो समाज है, हमारा विद्यालय, हमारा घर है, तो उनके बीच, उनके कार्यों के बीच में जो है एक तालमेल, एक समन्वय स्थापित करना भी विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रम में लगाना, विद्यार्थियों के अंदर जो है ऐसी भावनाएं उत्पन्न करनी चाहिए कि उन्हें समाज सेवी कार्यक्रम में लगाना चाहिए, जिससे कि उन्हें जो है अपने राष्ट्र के, अपने देश के, अपने नागरिकों के प्रति जो है सहानुभूति उनके मन में होगी। तो ये भी एक विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत आता है। विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत जो अगला आपका आता है वो है छात्रों को मिलकर काम करने की कला में प्रशिक्षण की सुविधा देनी चाहिए, इससे क्या होगी, बालकों में जो है समूह में काम करने से क्या होता है कि वो जो है एक दूसरे से जो है भावनात्मक रूप से और जो है सही से जुड़ के काम करते हैं, जिससे कि आगे चल के उन्हें समायोजन करने में समाज में प्रॉब्लम नहीं होती। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना कि हमारे छात्रों को ने क्या सीखा, किस स्तर तक सीखा, वो सही दिशा में उनका जो है शिक्षण कार्य चल रहा है नहीं चल रहा है, उस चीज़ का मूल्यांकन करना भी विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का कार्य है। अध्यापकों में कार्य विभाजन करना इस प्रकार करना कि जिससे प्रत्येक अध्यापक दक्षता प्राप्त कर सके, यानी अध्यापकों के बीच कार्य विभाजन करना जो है उनकी क्षमता के अनुसार और उनके मतलब कि कौशल के अनुसार उन्हें जो कार्य विभाजन हमें करना चाहिए। विद्यालय की नीतियों का लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय करना चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन का जो कार्य है, जो विद्यालय के अंदर नीतियाँ चल रही हैं उनमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको जो है समान अधिकार और बोलने का अधिकार होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी निर्णय लिया जाए तो लोकतांत्रिक रूप से लिया जाए, सबकी राय के साथ लिया जाए। विद्यालय की नीतियों के अंतर्गत अध्यापकों को अपने कर्तव्यों के पालन में अधिक स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वहाँ की जो नीतियाँ हैं उनके विद्यालय की किसी नीतियों में जो है अध्यापकों को जो है अपने कर्तव्य के पालन के लिए अधिक स्वतंत्र होना
स्वतंत्र मतलब रहें, वो इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित उन्हें करते रहना चाहिए। विद्यालय की नीतियों को आधुनिकतम शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना चाहिए, यानी जो हमारा इस समय जो वर्तमान में हमारी जो आवश्यकताएं, जो हमारे विचार हैं, तो हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, उनको जो है आधुनिक शैक्षिक नीति के दर्शन के अनुरूप बनाना चाहिए, जो इस समय की डिमांड है, जो जनता के विचार हैं, जिस समय जो हमारे समाज की मांग है, तो उसके अनुसार हम विद्यालय की नीतियों बनानी चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में एवं सम्मेलन में पर्यवेक्षण करना चाहिए, यानी अध्यापकों का कक्षा में एवं सम्मेलन में पर्यवेक्षण करने का मतलब हुआ कि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि अध्यापक कक्षा में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, या किसी भी सम्मेलन में अध्यापक क्या करवा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है कक्षा में और सम्मेलन में अध्यापकों पे प्रबंधन समिति को नज़र बनाए रखनी चाहिए कि वो जो है शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी संस्था है उसके जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के अनुरूप हमारे छात्रों के हित के लिए जो हमारे छात्रों की ज़रूरतें हैं उनके अनुरूप कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अध्यापकों का हमें हमेशा हमारी प्रबंधन समिति को पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्व उन्हें करते रहना चाहिए समय समय पर कि अध्यापक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों से सहयोग करना चाहिए। जो विभागीय अधिकारी हैं, जो संस्था के अंतर्गत जो संस्था किसी विभाग के अंतर्गत आती है या उस संस्था के अंतर्गत जितने विभाग हैं उन के सब अधिकारियों के बीच में सहयोग की भावना रहनी चाहिए। ये सारे कार्य जो हैं विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य हैं। तो आज हमने देखा विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कार्य और जो हमारे विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के घटक हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। इसके अलावा जो है हमने विद्यालय प्रबंधन जो पिछली कक्षाओं में हम विस्तृत रूप से पढ़ सके थे, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू किया, जो हम पुरानी हमारे वीडियो में जो है इसे हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इस टॉपिक में आज के विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में मैं आशा करता हूँ कि आप लगभग इसे समझ गए होंगे और जो भी आपके परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे और इसे ध्यान से वीडियो को जो है आप 2 या 3 बार देखने पर ही आपका जो है परीक्षा से संबंधित सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगती हैं, यदि आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए जिससे कि हम ये वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।